अस्सलाम वालेकुम। मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे डीएम्स आते हैं जिनमें ये पूछा जाता है कि आप अपनी कोई पसंदीदा किताब बताएं या फिर हमें सजेस्ट करें कि हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना कुछ वीडियोस ऐसी की जाएं कि जो किताबें मुझे पसंद है उनके बारे में मैं बात करूं, उनकी हवाले से रिव्यूज़ करूं। तो इसी वजह से मैंने आज एक किताब मुख्तार मसूद साहब की किताब है लोहे अय्याम। मुख्तार मसूद साहब ने बेसिकली 4 किताबें लिखी, आवाज़ दोस्त, लोहे अय्याम, सफ़र नसीब और हरफ शौक। और मेरे लिए कम से कम मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल है कि मैं आपको बता सकूं कि मुझे उनकी सबसे ज़्यादा जो पसंद आने वाली किताब है वो कौन सी है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुसन्नफ़ की एक किताब तो बहुत खूबसूरत होती है, बहुत मज़ेदार होती है, लोग उसको बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन फिर उनकी बाकी आने वाली किताबें उस मयार पर पूरा नहीं उतरती। लेकिन चंद एक ऐसे मुसन्निफ़ीन होते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी हर किताब उतनी ही ज़बरदस्त हो जितनी कि उनकी एक आध पढ़ने वाली किताब लोगों को मज़े की लगी हो। मुख्तार मसूद साहब की जो मैंने किताब सबसे पहले पढ़ी थी वो थी आवाज़ दोस्त, और वो इतनी मज़ेदार किताब थी कि उसके बाद में उनकी कोई भी किताब पढ़ने से झिझक रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद उनकी कोई दूसरी किताब उस मयार पर पूरी ना उतरे, उतनी मज़ेदार नसर ना हो, उतना तर्ज बयान ना हो, अंदाज तहरीर ना हो, तो मुझे थोड़ी मायूसी हो जाएगी। लेकिन कुछ पढ़ने वालों ने जब ये बताया कि नहीं, उनकी बाकी किताबें भी इतनी ही ज़बरदस्त लिखी गई हैं कि जितनी कि उनकी किताब आवाज़ दोस्त, तो फिर मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ी और वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक किताब अपनी जगह पर एक शाहकार है। मुख्तार मसूद साहब जो हैं वो हमारे ब्यूरोक्रेट थे पाकिस्तान के, और सरकारी नौकरी का अलमिया ये है कि हमारे यहाँ लोग इस नौकरी में जी हजूरी की दौड़ में लगकर अपना अख्तियार भी खो देते हैं और सआदत भी। कम ही ऐसे लोग होते हैं जो मुख्तार भी हों और मसूद भी। मुख्तार मसूद साहब का कलम सरकारी फ़ाइलों पर चला हो या ना चला हो, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि इन चारों जो अदबी पारे हैं जो मुख्तार मसूद साहब ने तहरीर किए, इनमें उनका कलम दरियाए सिंध की जैसी रवानी और गहराई लिए हुए है। मुख्तार मसूद साहब के बारे में एक बात मैं आपको और बताती चलूँ कि वो ना सिर्फ एक अच्छे अदीब थे, बल्कि दर्दमंद और इंसान दोस्त शख्स भी थे। और इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी वफ़ात से कुछ अर्सा कबल अपनी तमाम जमा पूंजी से आज़ाद कश्मीर के एक छोटे से गाँव में एक बच्चों के लिए एक जदीद स्कूल खोला। अब करते हैं उनकी इस किताब लोहे अय्याम के बारे में बात। और लोहे अय्याम बज़ाहिर तो ये किताब जो है वो इनकलाब ईरान के बारे में है, लेकिन जब आप इसको पढ़ने बैठते हैं तो आपको समझ आता है कि ये अपने अंदर मुतअद्दिद खूबियाँ लिए हुए है। कहीं पर तो ये किताब हज़ारों साल पुरानी बादशाहों के उजड़ने बसने की दास्तान सुनाती है, और कहीं पर ये उन बादशाहतों के जबर से पैदा होने वाले समाजी, इंसानी और माशरती ताफ़न की रुदात सामने लेकर आती है। और कहीं पर ये इंसानी आज़ादियों और होशमंदी के एक जानलेवा और इंतहाई मुश्किल सफ़र यानी कि इनकलाब का जिक्र करती है, और कहीं पर ये खुरासान के दश्त कावीर में एक छोटे से गांव में पैदा होने वाले डॉक्टर अली शरीती की कहानी आपके सामने लेकर आती है। और कहीं पर 70 की दहाई में तेल की कीमतों में बेपनाह इजाफे के सबब पैदा हो जाने वाली दौलत के नतीजे में ईरान में इंसानी हिर्स व हवस की बेमिसाल और ज़बरदस्त दास्तान आपके सामने पेश करती है। इस किताब की एक खूबी ये भी है कि आपको जो भी बंदा इसको पढ़ रहा हो उसको ये नहीं लगता कि वो सिर्फ वर्क गर्दानी कर रहा है, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे ही मुख्तार मसूद साहब को ईरान तैनात कर दिया गया तो आपको लगता है कि वो इस्लामाबाद से आपका हाथ पकड़ कर आपको ईरान लेकर गए, और फिर ईरान की 2500 साल पुरानी तारीख़, वहाँ का फ़नून लतीफ़ा, अदब, मुआशरत, सियासत, जोग्राफिया, हर चीज़ से आपको इस तरह से मुतारफ़ करवाते हैं हाथ पकड़ कर के आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी चीज़ के ज़रिए से इन तमाम चीज़ों से मुतारफ़ हो रहे हैं, बल्कि आपको लगता है कि आप सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। इतना खूबसूरत और इतना रवां उनका तर्ज बयान और अंदाज़ तहरीर है। इस किताब में एक बड़ी मज़ेदार बात और यह है कि वो इस किताब के शुरू में दिबाचे में लिखी गई है, जिसमें मुख्तार मसूद साहब ये
کہتے ہیں کہ مجھے اس کتاب کے لکھنے میں اتنا وقت نہیں لگا جتنا یہ سوچنے میں لگا کہ کیا مجھے یہ کتاب لکھنی چاہیے یا نہیں لکھنی چاہیے. اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ مصنف قاری پر چھوڑتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کتاب پڑھیں تو اگر آپ کو اس کتاب کے پڑھ لینے کے بعد اپنا گریبان چاک نہیں نظر آتا تو پھر اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کوئی اتنا درست فیصلہ جو ہے وہ کوئی اتنا درست نہیں تھا. تاریخ اور اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والے لوگ یہ کتاب ضرور پڑھیں اور ان کی باقی کتابیں بھی پڑھیں. اور یہ کتاب پڑھنے کے دوران آپ اس کہانی کے سامنے آئیں گے, ایک کردار کے سامنے آئیں گے. وہ یہ ہے کہ جو ایران میں ڈاکٹر مصدق کے خلاف برپا کی جانے والی تحریک کے سربراہ تھے بے مغز پہلوان. تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ پاکستان کی 70 سالہ سیاسی تاریخ میں کیسے مقتدر حلقوں کی جانب سے ہم پر کئی بے مغز پہلوان مسلط کیے گئے. اور پھر ایران میں تو چلیں کوئی انقلاب سامنے آیا, کئی تبدیلیوں سے گزرا, ابھی بھی کئی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے, لیکن ہماری صرف ظریفی یہ ہے, ہماری قسمت اتنی خراب ہے کہ ہمارے حصے میں نہ کوئی انقلاب آیا, نہ کوئی بڑی تبدیلی رونما ہوئی, نہ ہی کوئی ڈاکٹر علی شریعتی ہمارے لیے آیا, بلکہ ہمیں صرف مدرسے اور جہالت کے دشت اور صحرا ہی میسر آئے.